हाँ जी, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली 1989, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन नेशनल इनकम। अ वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री अब्रॉड सेंड्स मनी वर्थ ₹5,000 टू हिज फैमिली। कोई वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है और वो फैक्ट्री अब्रॉड है यानी देश के बाहर है, और वो वहाँ पर पैसा भेजता है अपनी फैमिली को। तो सबसे पहली बात, एक वर्कर अगर बाहर किसी देश में काम कर रहा है तो ही इज रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए काम कर रहा है तो उसको हम रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड या करंट ट्रांसफ़र मानेंगे, जो कि नेशनल इनकम को अफेक्ट नहीं करता। अगर वो 1 साल से कम के लिए स्टे कर रहा है वहाँ पर, तो उसे हम NFIA में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड फ्री मील्स टू देयर एम्प्लॉयज़ इन द फैक्ट्री। सॉरी, एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड फ्री मील्स टू देयर एम्प्लॉयज़ इन द फैक्ट्री। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री मील भेजता है तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होना चाहिए? डेफिनेटली, बिकॉज अगर आपको याद हो, हमने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में पढ़ा था कि फ्री मील्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयज़ के लिए तो वो उसके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन पेइंग एन इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज मैरिज। अगर कोई पर्सन अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है जिस किसके लिए, जो उसने लोन लिया था बैंक से अपनी मैरिज के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट देते हुए वो लोन को रिटर्न कर रहा है, लेकिन उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इट विल नॉट अफेक्ट नेशनल इनकम। नेक्स्ट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सम बिल्डिंग्स एंड मशीनरी ड्यूरिंग अर्थक्वेक। कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे आपकी बिल्डिंग या कोई मशीनरी पे अगर नुकसान होता है तो क्या उसे इंक्लूड किया जाना चाहिए? आंसर है नो, क्योंकि पहली बात तो डिस्ट्रक्शन हो रही है, प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो सीधा सीधा ही नहीं बनता। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन नेशनल इनकम। तो ये नहीं पूछा हुआ वेदर इट विल बी एडिड और नॉट, आपसे पूछा हुआ इफेक्ट क्या होगा। तो ये बात समझने की, ध्यान रखने की है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो बिल्डिंग की डिस्ट्रक्शन का, मशीनरी की डिस्ट्रक्शन का अर्थक्वेक से क्या इफेक्ट होगा? इट विल नॉट अफेक्ट नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्टली। तो ये याद रखना है, अगर कोई डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू नेचुरल कॉज तो उसे उसका नेशनल इनकम पे या नेशनल प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है, रिसिप्ट ऑफ लॉटरी प्राइज। लॉटरी आपने जीती, लॉटरी डेफिनेटली क्या है, एक विंडफॉल गेन है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे मेथड्स में, सब में ये चीज़ें आएंगी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए अगेन उनको रिवाइज करना और फिर ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसल्टेंसी फी पेड टू अ फॉरेन एक्सपर्ट। कोई फॉरेन एक्सपर्ट है, वहाँ से किसी दूसरे देश से आता है, वो आपको कोई अपनी सर्विस देता है, उसके बदले आप उसको कंसल्टेंसी फीस पे करते हो, तो इससे आपका नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि आपने वो सर्विस बाहर से यूज़ की और उनको पैसा दिया। तो इट विल रिड्यूस नेशनल प्रोडक्ट बाय द अमाउंट ऑफ कंसल्टेंसी फी पेड टू अ फॉरेन एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग ट्रीटेड while estimating national income? Services of owner occupied houses। ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज क्या होते हैं? जैसे हम अपने घर पे रहते हैं और हम खुद को ही रेंट पे करते हैं, तो इसे गिना जाता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ
ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज and it is a part of national income, no doubt about it. Next question. Profit earned by foreign banks in India. फॉरेन बैंक्स ने अगर इंडिया से कोई प्रॉफिट कमाया है, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इंडियाज नेशनल इनकम, क्योंकि ये पैसा हमने यहां से उनको दिया है, तो ये एक तरह से उनकी एनएफआईए में आ जाएगा। इंडिया की नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इंडिया की नेशनल इनकम से एक तरह से माइनस हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। इंडियन रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने किसी फॉरेन एम्बेसी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी थी। उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग है इंडियन रेजिडेंट ने, वो किसी फॉरेन एम्बेसी को रेंट पर दी थी। तो फॉरेन एम्बेसी को जिसको रेंट पर दी थी, वो वहां से इनकम तो हमें ही आ रही है, तो आंसर है इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट है सेल ऑफ एन ओल्ड कार। पुरानी कोई भी चीज अगर आप खरीदते या बेचते हो तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन उस पर अगर कोई कमीशन मिलती है तो उसे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, विंडफॉल गेन जैसे लॉटरी, इसे इंक्लूड नहीं किया जाता। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? जो विंडफॉल का मतलब जो कभी किस्मत से आपको कोई फायदा हो गया, हवा के साथ बहते बहते आप तक पहुंच गई कोई चीज। गेन्स फ्रॉम लॉटरी, वॉर एक्सेट्रा एंड कैपिटल गेन्स दैट आर फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड हाउस, बॉन्ड्स एक्सेट्रा will not be included in national income since there is no corresponding addition in the flow of goods and services. इसमें कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में? जल्दी से बता दो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। जल्दी 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 बताओ, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। नो सर। ओके, चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम? गिव रीजंस। फर्स्ट है सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉई इन अ फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। एक इंडियन एम्प्लॉई है जो कि किसी इंडिया की फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है। इंडियन एम्प्लॉई है लेकिन इंडिया की फॉरेन एम्बेसी में, इंडिया में ही कोई फॉरेन एम्बेसी है सॉरी, उसमें काम कर रहा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी से पैसा कमा रहे हैं। हम चाहे बाहर जाके कमाएं या उनकी एम्बेसी से कमाएं, वो दोनों ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है उनकी। सॉरी, तो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी से हम जो भी कमाएंगे वो एनएफआईए में आएगा। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक्स। तो एक्सपेंडिचर मेथड में चेंज इन स्टॉक हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए आंसर है यस। नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेज मेड फ्रॉम अब्रॉड बाय गवर्नमेंट ऑन करंट अकाउंट। गवर्नमेंट ने जो बाहर से करंट अकाउंट पे कुछ परचेज किया है, अगेन एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल एग्जामिनेशन फी पेड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने स्कूल एग्जामिनेशन फीस पे की है। तो अगेन स्कूल फीस, अगर आप क्या कर रहे हो, हाउस होल्ड का खर्चा है ये। स्टूडेंट्स किस में आते हैं? हाउस होल्ड्स में आते हैं, उनके पेरेंट्स हाउस होल्ड्स में आते हैं, तो वो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। स्कॉलरशिप पेड टू द स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप क्योंकि इसके बदले कुछ प्रोडक्टिव या कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाता। हाउस रेंट अलाउंस पेड टू टीचर्स बाय स्कूल मैनेजमेंट। टीचर्स को हाउस रेंट अलाउंस स्कूल मैनेजमेंट ने दिया है, तो ये हमारा फ्री रेंट सर्विस की तरह हम मान सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। पॉकेट मनी रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, ऑब्वियसली नो, क्योंकि पॉकेट मनी के बदले में बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ प्रोडक्शन करके नहीं देते हैं किसी गुड या सर्विस का।
वो सिर्फ और सिर्फ उसको जाके उड़ाते हैं, लुटाते हैं और एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ बोनस टू स्कूल एम्प्लॉयज। स्कूल एम्प्लॉयज को अगर आपने कुछ बोनस दिया है तो डेफिनेटली बोनस नेशनल इनकम का पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इनकम मेथड में गिना जाता है। परचेज ऑफ बुक्स फॉर सन्स और डॉटर्स बाय पेरेंट्स। बेटा या बेटी के लिए अगर बुक्स परचेज की गई हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड में हाउस होल्ड के ऊपर हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं उसमें ये इंक्लूड होगा। परचेज ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बाय अ स्कूल कैंटीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। स्कूल कैंटीन अगर परचेज कर रही है कोल्ड ड्रिंक्स तो इससे कुछ नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये बने बनाए सामान को ही आगे प्रोड्यूस किया मतलब परचेज किया जा रहा है, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऐसे ही अर्निंग फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब बाय अ स्टूडेंट। कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है एक स्टूडेंट और उससे कुछ पैसा अर्न कर रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए उससे होने वाली इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड की जानी चाहिए। हाँ जी, अब कोई डाउट है इन चारों क्वेश्चन में किसी को? जल्दी जल्दी बता दो फिर मैं आगे चलूं। जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बताओ फिर मैं आगे चलूं। नो सर। ठीक, हाँ जी तन्वी आपको भी क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है वाई आर द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, गिव रीजन। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन फ्रॉम अ डोमेस्टिक फर्म। सेकेंड हैंड मशीन क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन का पार्ट तब बन गई थी जब उसका पहली बार प्रोडक्शन हुआ था, तो इसीलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। परचेज ऑफ न्यू शेयर्स। शेयर्स तो वैसे ही एक पेपर या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता। स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट अगर कोई स्कॉलरशिप देती है तो क्या वो इंक्लूड होना चाहिए? स्कॉलरशिप एक ट्रांसफर पेमेंट है, इसे इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। कमीशन पेड टू द डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। डेफिनेटली सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन उसके लिए पे की गई कमीशन नेशनल इनकम का पार्ट है। नेक्स्ट, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्योंकि हमारी वेल्थ से पे किया जाता है जो हमारी पेरेंट्स ने और ग्रैंड पेरेंट्स ने एक्यूमुलेट की थी, इकट्ठी की थी, तो वो हमारे कोई प्रोडक्शन नहीं करता है उससे कोई गुड या सर्विस का, इसलिए उसके ऊपर दिया गया टैक्स जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है जिसके बदले में हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? हम कोई फिल्म देखने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वहाँ पर हम टैक्स उस रेस्टोरेंट को देते हैं या फिर उस सिनेमा ऑनर को देते हैं जो बाद में गवर्नमेंट के पास वो टैक्स सबमिट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूडेड इन प्राइस, यानी कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, तो यानी कि आप जो सामान खरीद रहे हो जो प्रोडक्शन के बदले में, वो उसका ये पार्ट होता है। नेक्स्ट, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या है? ओल्ड एज पेंशन के बदले में आप कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देते हो, आप सिंपली जब ओल्ड एज में कोई इंसान आ जाता है और उस समय उसको गवर्नमेंट से या अपनी कंपनी से कोई पेंशन मिलती है, तो उसके बदले में वो कोई सर्विस नहीं दे रहा है या दे रही है, वो सिंपली अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए उस पैसे को यूज कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। तो आपको मेन ये समझना है कि क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो ये कम पड़ेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? बोनस, यस, इट इज़ अ डेफर्ड वेज पेमेंट। डेफर्ड वेज पेमेंट का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है जो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, उसको कर आज पेमेंट आप आज कर रहे हो लेकिन उससे फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा।
तो अगर आप किसी एम्प्लॉय को बोनस देते हो तो उस एम्प्लॉय को बोनस देने से आपको फायदा उससे बाद में मिलेगा, लेकिन आप उसको पेमेंट आज ही कर रहे हो। इनकम टैक्स, नो, बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक, यस, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। चेंज इन स्टॉक तो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होता ही है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? जो कॉर्पोरेशन अपने प्रॉफिट में से पे करती हैं, तो जो प्रॉफिट है वो आपकी इनकम का पार्ट है, इसलिए इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। सेल ऑफ शेयर्स, नो, स्ट्रिक्टली नो। शेयर्स आपका पेपर या फाइनेंशियल एसेट है, इसका मतलब ही नहीं बनता इंक्लूड करने का। इसकी सेल पर या परचेज पर कमीशन डेफिनेटली नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी। सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ WHO लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। WHO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जिस देश में काम करते हैं ये वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को गिना जाता है। तो हाँ, इसका स्टाफ जो है वो अगर दिल्ली में काम कर रहा है तो दिल्ली के नॉर्मल रेजिडेंट उन्हें गिना जाएगा, तो इसलिए इंडिया की नेशनल इनकम में से इंक्लूड किया जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? जल्दी जल्दी बता दो। नो डाउट सर। ठीक है।